हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज का टॉपिक है कोऑर्डिनेशन नंबर। कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है? नंबर ऑफ लिगेंड्स अटैच विद द सेंट्रल मेटल एटम बाय ए कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड। आपके जितने लिगेंड आपके सेंट्रल मेटल एटम के साथ जुड़े हैं वो कितने नंबर में जुड़े हैं, दैट इज़ द कोऑर्डिनेशन नंबर। सो कोऑर्डिनेशन नंबर 0 से शुरुआत करते हैं। लगता है कि कोऑर्डिनेशन नंबर 0 कैसे हो सकता है, बट कोऑर्डिनेशन नंबर 0 पॉसिबल है। और ये किस केस में होगा? इफ़ इंटर आयनिक डिस्टेंस बिटवीन मेटल एंड लिगेंड इज ग्रेटर देन आयनिक रेडियाई समेशन। कि अगर उनके बीच में मेटल और लिगेंड के बीच का इंटर आयनिक डिस्टेंस ज़्यादा है उनके रेडियाई के समेशन से, तो उस केस में जो आपका कोऑर्डिनेशन नंबर है वो क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। और इसके एग्जाम्पल है जियोलाइट ऑफ एल्कली मेटल। और जियोलाइट्स क्या होते हैं? यू ऑलरेडी नो, एल्यूमिनो सिलिकेट मिनरल्स हैविंग माइक्रोपोरस स्ट्रक्चर। और इसके अंदर हम लेते हैं ग्रुप 1 और ग्रुप 2 एक्ट एज ए काउंटर आयन having framework of silicates and AlO4 5 negative tetrahedrally linked through corner by sharing their oxygen। फॉर्मूला हो सकता है आपके पास Na2O.Al2O3.X मॉलिक्यूल ऑफ SiO2.Y मॉलिक्यूल ऑफ वाटर। ये एक नॉर्मल एग्जाम्पल है हमारे पास जियोलाइट ऑफ एल्कली मेटल। यहाँ पे सोडियम यूज़ किया है, एल्कली मेटल का है। और हमारे पास यहाँ पे टेट्राहेड्रली जो यूनिट्स हैं वो किसके हैं? SiO4 4 नेगेटिव एंड AlO4 5 नेगेटिव की। और यहाँ पे वाई मॉलिक्यूल हमारे पास वाटर रहेगा। एल्यूमिनो सिलिकेट्स के यूज़ कहाँ होते हैं? रिमूवल ऑफ हार्डनेस ऑफ वाटर अप टू 10 ppm लेवल, एनवायरमेंट फ्रेंडली होते हैं और स्मॉल एरिया को रिक्वायर करते हैं। उनका यूज़ होता है अल्ट्रा माइनिंग के लिए। इसके डिसएडवांटेज हैं, लार्ज अमाउंट ऑफ सोडियम आयन्स आर प्रेजेंट इन ट्रीटेड आयन। कि जब आप एल्यूमिनो सिलिकेट से आप ट्रीट करते हैं अपने वाटर को जिसमें कैल्शियम और मैग्नीशियम आयन्स की इम्प्योरिटी होती है, तो वहाँ पे आपके ट्रीटेड वाटर में सोडियम की जो कॉन्सेंट्रेशन है वो बढ़ जाती है। लीव एसिड इन वाटर विच कॉज कॉरिजन। Fe+2 एंड Mn+2 आयन कैन नॉट बी ट्रीटेड अगर आपके वाटर में प्रेजेंट है। ट्रीटेड वाटर कंटेन मोर डिजॉल्व सॉलिड। ठीक है, तो ये क्या था हमारे पास? कोऑर्डिनेशन 0। कोऑर्डिनेशन नंबर 0 कहाँ पॉसिबल होगा? कोऑर्डिनेशन नंबर 0 पॉसिबल होगा अगर आपके मेटल और लिगेंड के बीच का डिस्टेंस ज़्यादा है एज कंपेरिजन टू देयर आयनिक रेडियाई समेशन। उसके बाद हमारे पास कोऑर्डिनेशन नंबर 1 आता है और ये आपको डीपीपी में क्वेश्चन मिलेगा। जो अभी हम डीपीपी कर रहे हैं वो C4U एकेडमी की है जो दिल्ली में है, जिया सराय में। उसके बाद हम कैम एकेडमी और जो भी डीपीपी हमें अवेलेबल होती हैं हम वो सारी डीपीपीज को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, सो कमिंग बैक टू द टॉपिक दैट इज कोऑर्डिनेशन नंबर 1। अब कोऑर्डिनेशन नंबर 1 कहाँ पे होगा? आयन पेयर इन गैस फेज। जब भी आपके आयन्स कहाँ पे होंगे? गैस फेज में होंगे। तो आयन पेयर इन गैस फेज इज कंसीडर्ड टू हैव कोऑर्डिनेशन नंबर 1। एग्जाम्पल में आप देख सकते हैं Ag C6H2 एंड C6H5 का थ्राइस। तो यहाँ पे Ag का कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है? 1। सो कोऑर्डिनेशन नंबर 1 कहाँ पे होगा? वहाँ जहाँ पे आयन पेयर प्रेजेंट इन गैस फेज। ठीक है, चलिए। और ये एग्जाम्पल आप याद रखिए, ये एग्जाम्पल पेपर में पूछा जाता है। Ag C6H एंड C6H5 का थ्राइस। तो यहाँ पे आपका Ag का कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है? 1 है। कोऑर्डिनेशन नंबर 2 बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कोऑर्डिनेशन नंबर 2 कहाँ मिलेगा आपको? लास्ट वीडियोस में भी हमने डिस्कस किया था। सो D10, जहाँ पे भी आपका D10 कॉन्फ़िगरेशन होगा वहाँ पे आपका कोऑर्डिनेशन नंबर 2 होगा। जनरली रिलेटेड टू द आयन ऑफ मेटल रिलेटेड टू D10 कॉन्फ़िगरेशन। एग्जाम्पल है आपके पास कॉपर NH3 2 पॉजिटिव, AgNH3 2 पॉजिटिव, CuCl2 नेगेटिव, AuCl2 नेगेटिव, AuCN2 नेगेटिव, HgCN2। अगर आप यहाँ पे देखें कॉपर Ag Hg सबके अंदर आपका जो कॉन्फ़िगरेशन है सेंट्रल मेटल एटम का वो कितना है? D10, यानी कि सब +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में है। कॉपर +1 में है, Ag+1 में है, कॉपर अगेन जो है आपका +1 में है। मीन्स जहाँ पे आपका क्या है Ag, अगर Ag की बात करें तो Ag+2 में D10 देगा। तो यहाँ पे D10 कॉन्फ़िगरेशन होगा आपका, वहाँ पे क्या होगा आपका? कोऑर्डिनेशन नंबर 2। और जो Au का कॉम्प्लेक्स है AuCN2 नेगेटिव, दिस कॉम्प्लेक्स इज यूज्ड फॉर द एक्सट्रैक्शन ऑफ गोल्ड फ्रॉम इट्स ओर इन दिस फॉर्म।
सो ऑल मेटल आयन +1 ऑक्सीडेशन स्टेट एंड D10 कॉन्फ़िगरेशन, सो वहाँ पे आपका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो जाएगा 2। जैसे आपके पास है कॉपर पॉजिटिव, Ag पॉजिटिव, Au पॉजिटिव, देन जिंक 2 पॉजिटिव, कैडमियम 2 पॉजिटिव, मर्करी 2 पॉजिटिव। सो D10 कॉन्फ़िगरेशन फॉलो वेस्पर थ्योरी एंड दिस कॉम्प्लेक्स जनरली इंक्रीज देयर कोऑर्डिनेशन नंबर। ठीक है, जैसे यहाँ पे है Ag, यहाँ AgNH3 2 पॉजिटिव, तो यहाँ पे कोऑर्डिनेशन नंबर 2 है, बट ये अपना कोऑर्डिनेशन नंबर इंक्रीज कर सकते हैं। तो कॉम्प्लेक्स बन रहा है आपके पास AgNH3 4 पॉजिटिव, यहाँ पे Ag D10 में ही है, ठीक है, लेकिन कोऑर्डिनेशन नंबर 2 से 4 हो गया। मतलब क्या है कि वेस्पर थ्योरी के अकॉर्डिंग काम करते हैं और कोऑर्डिनेशन नंबर को बियॉन्ड वैलेंसी एक्सटेंड कर सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है आपका Au पॉजिटिव मोर स्टेबल कोऑर्डिनेटेड कॉम्प्लेक्स फॉर्मिंग टेंडेंसी। ऑब्वियसली बात है, हमने पढ़ा था डाउन द ग्रुप क्या होगा, स्टेबिलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स इंक्रीज हो जाएगा। सो सबसे ज़्यादा स्टेबल होगा Au, देन Ag, आफ्टर दैट कॉपर पॉजिटिव। Ag को लेके एक स्पेशल केस है कि Ag किस केस में ज़्यादा स्टेबल कॉम्प्लेक्स बना सकता है। तो Ag एक केस में ज़्यादा स्टेबल कॉम्प्लेक्स बनाएगा जब ये 6 मेंबर्ड रिंग के साथ कनेक्ट होगा एज कंपेरिजन टू 5 मेंबर्ड। कि अगर Ag मेरा 6 मेंबर्ड चिलेटिंग रिंग के साथ कनेक्ट है तो वहाँ पे 6 मेंबर्ड की जो स्टेबिलिटी होगी वो ज़्यादा हो जाएगी एज कंपेरिजन टू दी 5 मेंबर्ड। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछ सकता है कि डाउन द ग्रुप वैसे तो आपका Au जो आपका गोल्ड है उसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा होती है, बट Ag का स्टेबिलिटी किस केस में ज़्यादा हो सकता है, अगर वो एक 6 मेंबर्ड चिलेटिंग रिंग के साथ कनेक्ट होगा। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है AuCN2 नेगेटिव। ये हमने पढ़ा है, अगर 2 लिगेंड हैं तो यूजुअली लीनियरिटी को फॉलो करते हैं, लीनियर कॉम्प्लेक्सेस यहाँ पे आपके बनेंगे। एक इम्पॉर्टेंट कॉम्प्लेक्स है दिस वन K4CuCN2। यहाँ पे आपका कोऑर्डिनेशन नंबर आपको लग रहा है कि CN2 है तो कोऑर्डिनेशन नंबर 2 होना चाहिए, बट एक्चुअली में यहाँ पे जो कोऑर्डिनेशन नंबर 2 है, कोऑर्डिनेशन नंबर 2 ना हो के आपका कोऑर्डिनेशन नंबर 3 हो जाता है, क्योंकि ये जो कॉम्प्लेक्स है ये सॉलिड पॉलीमेरिक स्ट्रक्चर में मिलता है। तो यहाँ पे आप कॉपर देख सकते हो, कॉपर 3 साइड से साइनाइड लिगेंड से जुड़ा है क्योंकि ये पॉलीमेरिक चेन में प्रेजेंट होगा। कोऑर्डिनेशन नंबर 2 फॉर दिस कॉम्प्लेक्स इज अनस्टेबल, दैट इज वाई कॉपर क्या करता है, कोऑर्डिनेशन नंबर 2 में न जाके कोऑर्डिनेशन नंबर 3 में जाता है। सो कॉपर मूव टू कोऑर्डिनेशन नंबर 3 बिकॉज लेस स्टेबल इन कोऑर्डिनेशन नंबर 2। ठीक है, इंपॉर्टेंट कॉम्प्लेक्स है, याद रखना K4CuCN2, जहाँ पे कॉपर का कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है 3 है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। हैवी कैंडिडेट्स विद D10 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इज द नेचुरल चॉइस ऑफ कोऑर्डिनेशन नंबर 2। हमने पढ़ लिया। हैवी कैंडिडेट्स मीन्स 3D से 4D एंड 4D से 5D की, जहाँ पे आपका D10 कॉन्फ़िगरेशन होगा वहाँ पे आपका कोऑर्डिनेशन नंबर 2 फॉलो करेगा, कोऑर्डिनेशन नंबर 2 बनाएंगे वो कॉम्प्लेक्स। बल्की एंड एनायनिक लीगेंड, लाइक अगर आपका लीगेंड बड़ा है, बल्की है, तो उस केस में भी वो क्या कोशिश करेगा, वो कोशिश करेगा कि वो कोऑर्डिनेशन नंबर 2 में जाए। जैसे NSIME थ्राइस 2 नेगेटिव, अगेन NSIME PH2 नेगेटिव, NSIME RH3 ट्वाइस नेगेटिव। तो यहाँ पे आप लीगेंड देखें तो काफ़ी ज़्यादा बल्की है, नेगेटिव है, और अगर इतना बल्की लीगेंड होगा तो वो हायर कोऑर्डिनेशन नंबर में नहीं जाएगा, क्योंकि वहाँ पे क्या हो जाएंगे, वहाँ पे लीगेंड रिपल्शंस हो जाएंगे, और अगर रिपल्शंस होंगे तो कॉम्प्लेक्स मेरा अनस्टेबल हो जाएगा। इसीलिए क्या करते हैं, लो कोऑर्डिनेशन नंबर को प्रेफर करते हैं। ठीक है, उसके बाद हमारे पास आता है कोऑर्डिनेशन नंबर 3। कोऑर्डिनेशन नंबर 3 यूजुअली थोड़ा रेयर है, और ये भी कहाँ मिलेगा आपको, D10 में। जैसे एक ही कॉम्प्लेक्स है HgI3 नेगेटिव, जहाँ Hg+2 में है, D10 कॉन्फ़िगरेशन है, और कोऑर्डिनेशन नंबर क्या हो जाता है आपका यहाँ पे 3 है। ठीक है, रेयर कोऑर्डिनेशन नंबर एज केस ऑफ कोऑर्डिनेशन नंबर 2, क्योंकि कोऑर्डिनेशन नंबर 2 बहुत ज़्यादा कॉमन है, जबकि आपका कोऑर्डिनेशन नंबर 3 जो है वो थोड़ा रेयर है। एक दो कॉम्प्लेक्स हो रहे कोऑर्डिनेशन नंबर 3 के, जैसे CuSpMe थ्राइस, कॉपर पॉजिटिव D10 अगेन, प्लेटिनम होगा, Au हो गया। तो ये कॉम्प्लेक्सेस कैसे हैं, जहाँ पे आपका कोऑर्डिनेशन नंबर 3 जो है वो फॉलो कर रहा है। ठीक है, एक कॉम्प्लेक्स हमने अभी पीछे पढ़ा K4CuCN ट्वाइस, जहाँ पे लग रहा है कि कोऑर्डिनेशन नंबर 2 होगा, बट एक्चुअल में कोऑर्डिनेशन नंबर 3 है। मूविंग टू द नेक्स्ट वन, दैट इज कोऑर्डिनेशन नंबर 4। एक ऊपर ये इंपॉर्टेंट लाइन है, ट्रांजिशन मेटल आल्सो फॉर्म Fe+3 एंड कोबाल्ट+3 क्रोमियम+3 कॉम्प्लेक्स विद कोऑर्डिनेशन नंबर 3। कि आपके जो मेटल है आयरन,
हो गया, कोबाल्ट हो गया, क्रोमियम हो गया, +3 में कोऑर्डिनेशन नंबर 3 को फॉलो करते हैं। अब आते हैं जी कोऑर्डिनेशन नंबर 4 पे, जहाँ से आपके इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज शुरू हो जाती हैं। कोऑर्डिनेशन नंबर 4 में आपके पास 2 शेप बनने के चांसेस हैं, 2 ज्योमेट्रीज बनेंगे। एक होगा आपका टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री, दूसरी हो जाएगी आपकी स्क्वायर प्लेनर ज्योमेट्री। टेट्राहेड्रल जो ज्योमेट्री होगी वो होगी आपकी स्टीरिक स्टेबलाइज, और स्क्वायर प्लेनर जो ज्योमेट्री होगी वो होगी आपकी इलेक्ट्रॉनिक स्टेबलाइज्ड। सो टेट्राहेड्रल कब बनेगा? जब भी आपका D0, D5 और D10 कॉन्फ़िगरेशन होगा, उस केस में आपके पास टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री बनेगी। और स्क्वायर प्लेनर कब बनेगा? जब D8 होगा, स्ट्रॉन्ग फील्ड लीगेंड आपके पास प्रेजेंट होंगे, तो उस केस में आपके पास स्क्वायर प्लेनर ज्योमेट्री बनेगी। टेट्राहेड्रल के लिए क्या है? नो CFSE, क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी का ज़रूरत नहीं है। इसमें एग्जाम्पल है MnO4 नेगेटिव, तो यहाँ पे Mn +7 में है, +7 में है मतलब D में 0 है, D में कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है। और जहाँ पे भी मेरा D0, D5, D10 होगा वहाँ पे टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री बनेगी। स्क्वायर प्लेनर कब बनेगी? जब D8 होगा और स्ट्रॉन्ग फील्ड लीगेंड वहाँ पे लगा होगा, और इसमें DsP2 स्क्वायर प्लेनर ज्योमेट्री बनेगी, हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगी DsP2। और D का कौन सा ऑर्बिटल यूज हो रहा है? D का यूज हो रहा है DX² - Y²। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं हमारे पास। और टेट्राहेड्रल में आपको पता है sp3 हाइब्रिडाइजेशन होगा, इंपॉर्टेंट है, पेपर में पूछा जाता है DsP2 में D कौन सा D ऑर्बिटल यूज हो रहा है, तो दैट इज DX² - Y²। नेक्स्ट वन इज अगेन जिंक NH342 पॉजिटिव, तो यहाँ पे जिंक +2 में है, टेट्राहेड्रल बनेगा, नो CFSE रिक्वायर्ड। निकल टेट्राकार्बोनिल हमें पता है टेट्राहेड्रल है, VO43 नेगेटिव, वेनेडियम 5 हो गया, D0, तो टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री बनेगी। ठीक है, अब नेक्स्ट हमारे पास आता है इंपॉर्टेंट ऑर्डर है, ये आपको DBB में क्वेश्चन मिलेगा, ये पेपर में भी पूछा जाता है, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबलाइजेशन ऑर्डर ऑफ CFSE। ठीक है, तो इसको आप सॉकेट से याद रख सकते हैं, सॉकेट SOCT, S स्क्वायर प्लेनर, O ऑक्टाहेड्रल, C क्यूबिक एंड T टेट्राहेड्रल। तो स्क्वायर प्लेनर में जो CFSE स्टेबलाइजेशन है दैट इज 1.75 डेल्टा नॉट, ऑक्टाहेड्रल में आपको पता है डेल्टा नॉट, और आपका क्यूबिक में है 8/9 डेल्टा नॉट, टेट्राहेड्रल में हो जाएगा 4/9 डेल्टा नॉट। ठीक है, याद कैसे रखेंगे? सॉकेट से याद रख सकते हैं, SOCT, और ये क्या है? इलेक्ट्रॉनिक स्टेबलाइजेशन ऑर्डर ऑफ CFSE। ठीक है, क्या है? सॉकेट। नेक्स्ट चलते हैं आपके पास, नेक्स्ट है आपके पास टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स आर फॉर्म्ड बाय लार्ज लीगेंड, कि जो आपके पास लीगेंड यानी कि जो अनायनिक लीगेंड होगा, ये हमने पढ़ा था, लो कोऑर्डिनेशन नंबर कहाँ एग्जिस्ट करेंगे? लो कोऑर्डिनेशन नंबर आपका वहाँ एग्जिस्ट करेगा जहाँ पे मेटल का साइज छोटा होगा, लीगेंड का साइज आपका बड़ा होगा, ताकि वहाँ पे लीगेंड रिपल्शन हो। लीगेंड रिपल्शन होगी तो ज़्यादा लीगेंड मेटल के साथ क्या करेंगे? बाउंड नहीं कर पाएंगे। तो अगर मेरे लीगेंड का साइज बड़ा है तो उस केस में मेरा टेट्राहेड्रल यानी कि कोऑर्डिनेशन नंबर 4 में जाएगा, मेरा जो सेंट्रल मेटल होगा। तो क्लोराइड हो गया, ब्रोमाइड हो गया, आयोडाइड हो गया, लीगेंड है, बड़े साइज के हैं तो टेट्राहेड्रल फॉर्मेशन करेंगे। नेक्स्ट, एंड मेटल आयन ऑफ द टाइप दैट आर विद नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन, अगेन जहाँ पे आपका नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन होगा वहाँ पे भी आपका टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री बनेगी, जैसे बेरिलियम +2 है, एल्यूमिनियम हो गया, BeOH42 पॉजिटिव हो गया, ये सारे कैसे हैं? टेट्राहेड्रल हैं। ठीक है, और यहाँ पे लीगेंड से भी बता सकते हैं कि लीगेंड के साइज किस तरह से हैं। यहाँ पे बेरिलियम सेंट्रल मेटल एटम को देखिए आप, तो नोबल गैस अगर कॉन्फ़िगरेशन फॉलो कर रहा है तो क्या हो जाएगा? टेट्राहेड्रल। शूडो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन अगेन अगर शूडो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन फॉलो कर रहा है तो वहाँ पे भी आपकी टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री होगी। ठीक है, शूडो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन एलिमेंट हैविंग 18 इलेक्ट्रॉन इन द हाईएस्ट एनर्जी लेवल इंस्टेड ऑफ 8 इलेक्ट्रॉन, जैसे Ag है तो Ag में क्या हो गया हमारे पास? Ag में आर्गोनेटिन हो जाएगा, आर्गोनेटिन 5s1 4d 10, तो लॉस करे अगर 1 इलेक्ट्रॉन का तो 5s में से 1 इलेक्ट्रॉन जाएगा एंड 4d में 10 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। जिंक 2 पॉजिटिव हो गया, G गैलियम +3 हो गया। सो दीज ट्रांजिशन मेटल डू नॉट फेवर अदर स्ट्रक्चर बिकॉज ऑफ CFSE क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी वैल्यू सच एज कोबाल्ट 2 पॉजिटिव D7। तो जहाँ पे आपका नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन हो, नॉर्मल नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन हो,
सूडो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन हो, और आपके पास क्या है D में D0, D5, D10 हो, तो वहाँ पे हमेशा आपका टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री बनेगी। लिगेंड का साइज़ अगर बड़ा है तो टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री बनेगा। D में 0 है, जैसे सारे कॉम्प्लेक्सेस है जहाँ पे D0 है तो D0 है तो टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री बनेगी। D1 है जैसे MnO4 नेगेटिव, तो कितना हो जाएगा MnO4 में, तो यहाँ पे +7 है तो अगेन D0 टेक्टिनियम TCO4 नेगेटिव, ReO4 नेगेटिव, RuO4 नेगेटिव। तो ये सारे कॉम्प्लेक्सेस जो है यहाँ पे सब में कौन सी शेप बनेगा, आपके पास टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री बनेगी। ठीक है, सो ऑल आर टेट्राहेड्रल स्टीरिक फैक्टर बेस्ड बल्की लिगेंड्स। ठीक है, कि जहाँ पे आपका लिगेंड का साइज बल्की हो जाएगा उस केस में आपका लिगेंड लिगेंड रिपल्शन होने की वजह से हायर कोऑर्डिनेशन नंबर में ना जाके लो कोऑर्डिनेशन नंबर को प्रेफर करेगा। ठीक है, तो अगर 4 मेरे लिगेंड लगे हुए हैं तो वो स्टीरिक स्टेबलाइजेशन के थ्रू जाएंगे। ठीक है, स्टीरिक स्टेबलाइजेशन किसके थ्रू होगा, वो आपका टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री में होगा। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट वन है आपके पास D3 और D4। अगर आपके पास कॉन्फ़िगरेशन है D3 और D4 तो वो थोड़े रेयर कॉम्प्लेक्सेस बनेंगे। D5 में अगेन जैसे ये FeCl4 हो गया, MnCl4 नेगेटिव हो गया, तो उस केस में क्या हो जाएगा आपका कि अगेन ये किस में जाएगा, क्लोरीन लीगेंड लगा हुआ है, लार्ज लीगेंड है, आप देख के ही बता सकते हैं। अगर बल्कि लीगेंड लगा हुआ है तो कौन सा होगा, टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री होगी। FeCl4 नेगेटिव D6 कॉन्फ़िगरेशन है, FeI4 लार्ज लिगेंड है, अगेन टेट्राहेड्रल। D7 हो गया, COCl4 नेगेटिव, कौन सी स्ट्रक्चर बनेगी COCl4 नेगेटिव में, क्योंकि COCl6 तो वैसे भी एग्जिस्ट नहीं कर सकता, हमने ऑलरेडी ये वीडियो में डिस्कस किया है। तो COCl4 नेगेटिव अगेन क्या हो जाएगा, टेट्राहेड्रल बनाएगा। ठीक है, क्योंकि बल्कि लिगेंड लगे हुए हैं। D8 है जैसे हमारे पास, तो यहाँ पे भी क्लोरीन और ब्रोमीन लार्ज लिगेंड है, वीक फील्ड लिगेंड है तो टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री में जाएंगे। D9 है अगेन, ये भी टेट्राहेड्रल डिस्टॉर्टिव टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर बनेगा। D10 के मीन्स एग्जांपल आपके पास जिंक हो गया, मरकरी हो गया, ठीक है, और कैडमियम हो गया, तो ये सारे क्या करेंगे, निकल टेट्राकार्बोनिल हो गया। तो जहाँ पे आपका इस तरह से आपके क्या है, D0 हो, D5 हो, D10 हो, नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन हो, सूडो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन हो, बल्कि लिगेंड हो, वीक फील्ड लिगेंड है, तो ये सारे के सारे आपके क्या करेंगे, टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री में पार्टिसिपेशन करेंगे। स्क्वायर प्लेनर आर रेयर देन टेट्राहेड्रल, ऑफनली एसोसिएटेड विद D8 कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, स्क्वायर प्लेनर कब बनेगा, जब D8 कॉन्फ़िगरेशन होगी, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड आपके पास लगा होगा। ठीक है, तो उस केस में आपके पास स्क्वायर प्लेनर ज्योमेट्री बनेगी। और इस केस में क्या होगा, हाई CFSC एनर्जी जनरेटिंग मेटल सेंटर। देखो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होगा तो वो क्या करेगा, एनर्जी का सेपरेशन ज़्यादा करेगा। ठीक है, और अगर वो मेरा क्या होगा T2G और EG में गैप ज़्यादा होगा तो मेरा जो इलेक्ट्रॉन है वो मेरा क्या करेगा, एक्साइटेड स्टेट में ना जाके नीचे ही पेयर होने की कोशिश करेगा। तो उस केस में क्या बनेंगे, मेरे लो स्पिन कॉम्प्लेक्स बनेंगे। और अगर मेरा लो स्पिन कॉम्प्लेक्स बनेगा तो वो किसको इंडिकेट करेगा, स्क्वायर प्लेनर यानी कि इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स, जो बहुत ज़्यादा स्टेबल होंगे तो स्क्वायर प्लेनर ज्योमेट्री मेरी फॉलो करेगा। और इसमें हो सकते हैं आपके नॉन बल्कि स्ट्रॉन्ग लिगेंड, जनरली पाई एसिड लिगेंड यहाँ पे यूज़ करेंगे। पाई एसिड लिगेंड आपके पास क्या होंगे, नॉन बल्कि स्ट्रॉन्ग लिगेंड होते हैं, इनके बल्क नहीं होते हैं बट ये बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होता है। जैसे साइनाइड हो गया तो NiCl4 नेगेटिव, आपको पता है निकल 8 में है और साइनाइड स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है। तो साइनाइड स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड क्या है, तो क्या करेगा, CFSC हाई जनरेट करेगा। और अगर CFSC हाई जनरेट होगी तो मेरा इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, हायर फील्ड में ना जाके लोअर फील्ड में ही पेयर होने की कोशिश करेगा। और जब वो लोअर में ही पेयर होगा तो वो क्या करेगा, इनर ऑर्बिटल के कॉम्प्लेक्सेस को यूज़ करेगा। तो मेरा क्या होगा, इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स बनेगी, DsP2 हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा, जहाँ पे D का dx² - y² ऑर्बिटल यूज़ होगा। और मेरा जो स्ट्रक्चर है, ज्योमेट्री है, वो हो जाएगी आपकी स्क्वायर प्लेनर। ठीक है, क्या बोला मैंने, स्क्वायर प्लेनर ज्योमेट्री कब बनेगी, D8 कॉन्फ़िगरेशन हो, पाई एसिड लिगेंड्स अटैच हो, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड जिनको हम बोलेंगे। ठीक है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड हो, D8 कॉन्फ़िगरेशन हो, तो उस केस में मेरा स्क्वायर प्लेनर ज्योमेट्री बनेगी। ठीक है, और नेक्स्ट हमारे पास आता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि बहुत बार पूछा जाता है, 4D और 5D जो मेरी सीरीज़ होंगे उनके अंदर हमेशा ही, याद रखना है, हमेशा ही इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्सेस बनेंगे। ठीक है,
और अगर मेरा 3D का है, 3D में कब बनेगा, 3D में अगर D 8 हो और स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड तो उस केस में मेरा स्क्वेयर प्लेनर बनने के चांसेस हैं। बट D 8 हो, 3D में आपको पता है 3D की कंडीशन होगी कि D 8 होना चाहिए और स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होना चाहिए। लेकिन अगर 4D और 5D का केस आ जाए तो उसमें आपका चाहे वीक फील्ड लिगेंड भी क्यों ना लगा हो, वो हमेशा आपका स्क्वेयर प्लेनर ज्योमेट्री में ही जाएगा। जैसे रोडियम है तो रोडियम हो गया, पैलेडियम हो गया, प्लेटिनम हो गया, कॉपर हो गया, तो उस केस में क्या है, निकल +2 ऑक्सीडेशन स्टेट है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, लो स्पिन। अगर D8 निकल जैसे मेरा 3D का है तो निकल के साथ क्या चाहिए, D8 और स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड। लेकिन जो बाकी के मेटल्स है मेरे, रोडियम, पैलेडियम, प्लेटिनम, तो इन केस में क्या होगा, D8 है, चाहे वीक फील्ड लिगेंड भी क्यों ना लगा हो तब भी मेरे हमेशा इनर ऑर्बिटल के कॉम्प्लेक्सेस ही बनेंगे। और ये हमने लास्ट वीडियोस में भी डिस्कस किया है कि स्टेबिलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स कैसे बढ़ती है। 5D सबसे ज़्यादा स्टेबल होगा, देन 4D एंड देन 3D। ठीक है, चलिए मूविंग टू द नेक्स्ट वन। हाँ, यहाँ से एक क्वेश्चन DPP में है, DPP में, थर्ड DPP में आएगा। यहाँ पे क्या है, KCuL2, L2 आपके पास दिया है NH2, C डबल बॉन्ड ONH, C डबल बॉन्ड NH2, ये आपके पास लिगेंड है। ठीक है, तो आपने यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट फाइंड आउट करनी है। तो ऑक्सीडेशन स्टेट आप ऐसे फाइंड आउट कर सकते हैं, 1 + x + 2 और इसके ऊपर -2 चार्ज है और 2 इलेक्ट्रॉन देगा तो चार्ज आगे क्या है, 0, क्योंकि कॉम्प्लेक्स पे चार्ज नहीं है तो 0 के इक्वल पुट करेंगे तो 1 + x - 4 हो जाएगा 0 और x की वैल्यू आ जाएगी आपके पास +3। यानी कि जो मेरा यहाँ पे Cu है, Cu किस में है, +3 में है। और अगर ये +3 में है तो +3 में क्या हो जाएगी, बहुत ज़्यादा हार्ड हो जाएगा मेटल, D8 कॉन्फ़िगरेशन है। ठीक है, तो इस केस में किस तरह के कॉम्प्लेक्स बनेंगे, स्क्वायर प्लेनर इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स बनेगा हमारे पास। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं हमारे पास। जैसे ये कुछ कैटलिस्ट हम यूज़ करते हैं, जैसे विल्किंसन कैटलिस्ट हो गया, कई बार पेपर में पूछा जाता है। रोहोडियम मेटल है, तो रोहोडियम मेटल है जो क्या 4D 5D सीरीज से बिलोंग करेगा, इधर 4D आइडर 5D। 3D तो बिल्कुल भी नहीं है। तो अगर मेरा 3D नहीं है तो हमेशा कैसे कॉम्प्लेक्स बनेंगे, स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स बनेंगे। अगर 4 लिगेंड है तो 4 लिगेंड है, स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स बनेगा। तो PPH3 तीन तरफ लगा हुआ है और एक तरफ क्लोरीन, जहाँ पे रोडियम आपका +1 में है और यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन है, 16 इलेक्ट्रॉन है, 16 इलेक्ट्रॉन का कंपाउंड है। सिस प्लेटिन भी है, यहाँ पे प्लेटिनम +1 में है। वास्का कॉम्प्लेक्स के बारे में बहुत बार पूछ लेते हैं, जहाँ पे PPH3 एक दूसरे के ट्रांस होते हैं। हमेशा ये ऑप्शन में मिलता है कि सिस कॉन्फ़िगरेशन में भी दिया होता है, बट वास्का कॉम्प्लेक्स में PPH3 दोनों ट्रांस पोजीशन पे मिलते हैं। और हमारे जो बची हुई पोजीशन है उसमें एक तरफ क्लोरीन लगा होता है, क्लोराइड, और दूसरी तरफ आपका CO कार्बोनिल लिगेंड लगा होता है। ठीक है, चलिए मूविंग टू द नेक्स्ट वन, दैट इज कोऑर्डिनेशन नंबर 5। कोऑर्डिनेशन नंबर 5 में आपके पास क्या बनेंगे, 2 ज्योमेट्री बनते हैं। जैसे कोऑर्डिनेशन नंबर 4 में 2 ज्योमेट्री थे, एक टेट्राहेड्रल था, दूसरा मेरा स्क्वायर प्लेनर था। ऐसे ही कोऑर्डिनेशन नंबर 5 में भी आपके पास 2 ज्योमेट्रीज हैं। एक है आपके पास TBP, जो हम चाइल्डहुड से पढ़ते आ रहे हैं, ट्रायंगल बाइपिरामिडल TBP। सेकंड जो है वो होती है हमारे पास स्क्वायर पिरामिडल ज्योमेट्री। ठीक है, एक हो गया TBP, दूसरा हो गया स्क्वायर पिरामिडल। स्क्वायर पिरामिडल आपको पता है 4 हमारे पास बॉन्ड पे 5 बॉन्ड पेयर होते हैं और एक आपका लोन पेयर होता है। ठीक है, तो TBP क्या होगा, अगेन स्टीरिक स्टेबलाइज होगा, जहाँ पे आपका लो CFSC रिक्वायर होगा। जैसे डायग्राम में आप देख सकते हैं TBP स्ट्रक्चर बना हुआ है, तो यहाँ पे हो जाएगा sp3d हाइब्रिडाइजेशन होगी। तो D कौन सा यूज़ होगा, TBP में नॉर्मल D यूज़ होगा, दैट इज DZ²। ठीक है, जहाँ पे भी आपका स्क्वायर वर्ड यूज़ आ जाता है ना, स्क्वायर, तो वहाँ पे हमेशा dx² - y² का ही कंट्रीब्यूशन होता है। याद रखना आप ये चीज़ कि जहाँ पे स्क्वायर वर्ड यूज़ हो गया उस केस में जो कौन सा D यूज़ होगा, D हमेशा वो यूज़ होगा dx² - y²। और जहाँ पे आपका नॉर्मल चल रहा है तो वहाँ पे अगर D है तो वो हो जाएगा मेरा सिंपल DZ²। ठीक है, चलिए अब देखते हैं ट्रायंगल बाइपिरामिडल। तो आपके पास एग्जांपल है CuCl5 3-, तो कॉपर +2 में है, तो हाइब्रिडाइजेशन होता है sp3d और D यूज़ हो रहा है आपका DZ²। दूसरा शेप है हमारे पास स्क्वायर पिरामिडल ज्योमेट्री बनी हुई है, जो होगा आपका इलेक्ट्रॉनिक स्टेबलाइज्ड और CFSC फेवरेबल होती है, हाई होती है। और इसका जो D है दैट इज़ dx² - y²। जैसे एग्जांपल है NaCN5 3-, तो यहाँ पे साइनाइड लिगेंड यूज़ किया है। साइनाइड वैसे भी स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है। ठीक है, और क्लोरीन मेरा वीक फील्ड लिगेंड है, तो यहाँ पे जो D यूज़ होगा दैट इज़ dx² - y²। ये क्वेश्चन में पूछा जाता है, बहुत बार पूछा जाता है और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि ट्रायंगल बाइपिरामिडल में जो D है दैट इज़ DZ² और स्क्वायर पिरामिडल में जो D है दैट इज़ dx² - y²।
चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब हमारे पास अगर आप यहाँ पे देखें तो यहाँ पे दो तरह के बॉन्ड है। टीबीपी ज्योमेट्री में देखो, दो मेरे एक्सियल बॉन्ड है, तीन मेरे इक्वेटोरियल बॉन्ड है। यूजुअली हम क्या देखते हैं, एक्सियल बॉन्ड लंबे होते हैं, इक्वेटोरियल बॉन्ड छोटे होते हैं। और यहीं से ओरिजिनेट होता है मेरा बेंट रूल। और बेंट रूल पे नेट में क्वेश्चन आया हुआ है, पहले ही पोजीशन पे आया हुआ था कि अगर मेरे पास कोई इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है अकॉर्डिंग टू बेंट रूल, तो इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट किस पोजीशन पे ज़्यादा प्रेफर करेगा, एक्सियल पोजीशन पे या इक्वेटोरियल पोजीशन पे। तो आपका क्या होता है कि जो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है वो आपके एक्सियल पोजीशन पे जाएंगे, और जो आपके लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है वो आपके इक्वेटोरियल पोजीशन पे जाएंगे। क्या बोला, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट आपका एक्सियल पोजीशन पे जाएगा, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट आपका इक्वेटोरियल पोजीशन पे जाएगा। दिस इज अकॉर्डिंग टू दी बेंट रूल। आप चाहें तो नोट कर सकते हैं इसको, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, ठीक है। और उससे भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, अगर हम ट्रांजिशंस एलिमेंट की बात करें जहाँ पे हम पाई एसिड लिगेंड के साथ कोऑर्डिनेटेड कॉम्प्लेक्स को स्टडी करते हैं, तो पाई एसिड लिगेंड मेरा किस पोजीशन पे जाएगा। ऑलवेज रिमेंबर, पाई एसिड लिगेंड हमेशा इक्वेटोरियल पोजीशन पे जाएंगे, ठीक है। क्या है, पाई एसिड लिगेंड आपका हमेशा इक्वेटोरियल पोजीशन को ऑक्यूपाई करेगा। अब देखते हैं कि अगर आपके पास एक तरफ है स्क्वायर पिरामिडल, एक तरफ है टीबीपी, तो उसमें जो ऑर्बिटल डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो ऑर्बिटल का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होता है। तो टीबीपी में हमने पढ़ा कौन सा डी यूज़ हो रहा है, डी जेड स्क्वायर। तो डी जेड स्क्वायर का ऑर्बिटल सबसे ऊपर रहेगा, उसके बाद आएगा डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर एंड डी एक्स वाई। आफ्टर दैट सबसे नीचे आएंगे डी एक्स जेड एंड वाई जेड, ठीक है। और जो मेरा स्क्वायर पिरामिडल है उसमें हमने पढ़ा सबसे ऊपर क्या था, डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। अब क्या हो जाएगा, अब नीचे आ जाएगा वही नॉर्मल। अगर आप देखें तो इसको इजीली याद कर सकते हैं, इतनी कोई बड़ी बात नहीं है। उसके बाद आ जाएगा डी जेड स्क्वायर, आफ्टर दैट डी एक्स वाई एंड डी एक्स जेड वाई जेड और डी एक्स जेड वाई जेड, ये हो गया। देखो एक्स जेड वाई जेड ट्राइगनल बाई पिरामिडल में भी नीचे है, एक्स जेड वाई जेड मेरा स्क्वायर पिरामिडल में भी नीचे है, ठीक है। ट्राइगनल बाई पिरामिडल में सबसे ऊपर है डी जेड स्क्वायर, और यहाँ पे स्क्वायर में ये आ जाएगा सेकंड नंबर पे, क्योंकि सबसे ऊपर क्या था उसमें डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। उसके बाद आ जाएगा डी जेड स्क्वायर, देन डी एक्स वाई, और उसके बाद एक्स जेड वाई जेड, वो मेरा ऑलरेडी नीचे था टीबीपी के अकॉर्डिंग, ठीक है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको डीपीपी में क्वेश्चन मिलेगा। और बहुत सारे जो अकेडमीज़ हैं दिल्ली में ऑलमोस्ट अपने हर डीपीपी में इस तरह के क्वेश्चंस डालते हैं, और पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पेपर में ये क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो टीबीपी का ऑर्डर हो जाएगा डी जेड स्क्वायर सबसे पहले, उसके बाद डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, डी एक्स वाई, और एक्स जेड वाई जेड सबसे पीछे। स्क्वायर पिरामिडल का ऑर्डर हो जाएगा डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर सबसे ऊपर, उसके बाद डी एक्स जेड स्क्वायर, उसके बाद डी एक्स वाई, और सबसे एंड में डी एक्स जेड और वाई जेड, वो ऑलरेडी नीचे था, ठीक है। और पाई एसिड लिगेंड कहाँ होगा, इक्वेटोरियल पोजीशन पे। बेंट रूल क्या कहता है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एक्सियल पोजीशन, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव इक्वेटोरियल पोजीशन। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। सो D5 से D8 मीन्स D6 D7 D8 लो स्पिन कॉम्प्लेक्स ऑलवेज फेवर द स्क्वायर पिरामिडल कॉम्प्लेक्स। जितने भी लो स्पिन के कॉम्प्लेक्सेस होंगे वो हमारे, जैसे हमने अभी D8 पढ़ा, D8 टेट्राहेड्रल, तो वहाँ पे भी लो स्पिन कॉम्प्लेक्सेस स्क्वायर प्लेनर में जा रहा था। तो यहाँ पे भी क्या होगा, लो स्पिन कॉम्प्लेक्सेस मेरे स्क्वायर पिरामिडल ज्योमेट्री में जाएंगे, और ये कॉन्फ़िगरेशन होगा D5 टू D8। और जो मेरा नॉर्मल है D0 D5 D10, उसमें भी वो किस में जा रहा था, टेट्राहेड्रल, और यहाँ पे किस में चले जाएंगे, ट्राइगनल बाई पिरामिडल ज्योमेट्री में। और ये कैसे होंगे, हाई स्पिन कॉम्प्लेक्सेस होंगे, जहाँ पे CFSE का इतना ज़्यादा रोल प्ले नहीं है, क्योंकि CFSE कम होगी। CFSE कम होगी तो क्या होगा, एकदम से ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट में चला जाएगा, इनके लो स्पिन से हाई स्पिन कॉम्प्लेक्सेस आपके बन जाएंगे। तो हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स होगा D0 D5 D10 होगा। और अगर 5 लिगेंड लगे हुए हैं तो TBP ट्राइगनल बाई पिरामिडल ज्योमेट्री में जाएगा। अगर स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड लगा हुआ है, CFSE जनरेशन ज़्यादा है, CFSE ज़्यादा बन रहा है, तो और स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, तो उस केस में हमेशा स्क्वायर पिरामिडल ज्योमेट्री आपकी बनेगी। चलिए नेक्स्ट वन में यही चीज़ आपको लिखी हुई है। फॉर नॉन ट्रांजिशन एलिमेंट्स मोर इलेक्ट्रो सब्स्टिट्यूएंट जनरली लाई ऑन द एक्सियल पोजीशन, दैट इज बेंट रूल। क्या बोल रहे हैं, देखो नॉन ट्रांजिशन एलिमेंट्स यानी कि S और P ब्लॉक में से अगर आपके हैं तो इलेक्ट्रॉन S तो यूजुअली सारे के सारे आपके क्या होते हैं, इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट है। तो P ब्लॉक की बात करते हैं कि P ब्लॉक में से जो आपके इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होंगे, जितना ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा वो उतना ही एक्सियल पोजीशन पे लाई करेगा।
according to Bent rule. It also happens in many trigonal bipyramidal transition metal ions. But generally trend in transition metal complex is that पाई एसिड लिगेंड यूजली लाई एट द इक्वेटोरियल पोजीशन. ठीक है, कि जब आप पाई एसिड लिगेंड यूज़ करेंगे ट्रांजिशन मेटल के कॉम्प्लेक्सेस में तो पाई एसिड लिगेंड आपका कहाँ पे होगा, इक्वेटोरियल पोजीशन को ऑक्यूपाई करेगा. जैसे ऑर्डर अगर हम देखें पाई एसिड लिगेंड में, इसको आप याद रख सकते हैं, नो सियानो प्यार, नो एनो पॉजिटिव, सियानो साइनाइड प्यार PR3, और उसके बाद हो जाएगा नो सियानो प्यार इथिलीन C2H4 एंड देन CH3 नेगेटिव. CH3 नेगेटिव क्योंकि एक ही लोन पेयर है तो सिग्मा बॉन्डिंग में पार्टिसिपेशन करेगा. ठीक है, तो नो सियानो प्यार हो जाएगा नो सियानो प्यार एनो पॉजिटिव CN प्यार PR3 एंड C2H4 एंड देन CH3 नेगेटिव. अभी तो ये बहुत छोटी सीरीज है, उसके बाद इससे भी बड़ी सीरीज आएगी. After that, in AB5 type structure, trigonal bipyramidal of S and P block element, axial bonds are longer than equatorial bond. हमें पता है ये नॉन ट्रांजिशन मेटल के केसेस में अगर हम देखें ट्राइगनल बाइपिरामिडल ज्योमेट्री में एक्सियल बॉन्ड लंबे होते हैं, इक्वेटोरियल बॉन्ड छोटे होते हैं. बट अगर मैं ट्रांजिशन मेटल के कॉम्प्लेक्सेस बनाऊं जहां पे मेरा पाई एसिड लिगेंड इक्वेटोरियल पोजीशन पे होगा, उस केस में कौन एक्सियल बॉन्ड लंबे होंगे या इक्वेटोरियल बॉन्ड लंबे होंगे, हमारे पास आता है ये क्वेश्चन. So in TBB complex of transition metal, the interaction between metal ion and pi acid ligand at equatorial position generally determine. अब क्या होगा कि मेरा ट्रांजिशन मेटल का कॉम्प्लेक्स है और मैंने पाई एसिड लिगेंड के साथ कॉम्प्लेक्स बनाया. अब मुझे देखना है कि मेरे एक्सियल बॉन्ड लंबे होंगे या मेरे इक्वेटोरियल बॉन्ड लंबा होगा. तो ये डिपेंड करेगा कि इंटरेक्शन कैसी है पाई एसिड लिगेंड और आपकी मेटल के बीच में, किस तरह की इंटरेक्शंस वहाँ पे हो रहे हैं. अगर इंटरेक्शन स्ट्रॉन्ग होगा, पाई बैक बॉन्डिंग वहाँ पे है, डबल बॉन्ड जनरेशन हो रहा है, तो बॉन्ड लेंथ कम हो जाएगी, इंटरेक्शन ज़्यादा हो जाएगी. अगर इंटरेक्शंस वीक है तो बॉन्ड लंबे हो जाएंगे, और अगर इंटरेक्शन स्ट्रॉन्ग है तो बॉन्ड छोटा हो जाएगा. ठीक है, तो दो केस हो सकते हैं, या तो मेटल लिगेंड एक्सियल बॉन्ड लंबा हो सकता है इक्वेटोरियल बॉन्ड से, या फिर इक्वेटोरियल बॉन्ड लंबे हो सकते हैं आपके एक्सियल बॉन्ड से. सो इफ पाई बैक बॉन्डिंग इंटरेक्शन बिटवीन मेटल आयन एंड पाई एसिड लिगेंड इन स्ट्रॉन्ग, मतलब पाई बैक बॉन्डिंग हो गया, डबल बॉन्ड जनरेशन हो गया, बॉन्ड लेंथ कम हो गई वहाँ पे. पाई बैक बॉन्डिंग अगर हो जाएगी तो मेरा मेटल और लिगेंड के बीच का, यानी कि जो एक्सियल बॉन्ड है वो मेरे लंबे हो जाएंगे, इक्वेटोरियल बॉन्ड मेरे छोटे हो जाएंगे. ये आप ऐसे याद रख सकते हैं, पाई बैक बॉन्डिंग BACK BONDING. पाई बैक बॉन्डिंग अगर हो रही है तो यहाँ पे कहीं पे भी ई नहीं आ रहा. अब देख रहे हो पाई बैक BACK बॉन्डिंग, ई कहीं नहीं आ रहा. इसका मतलब क्या है कि एक्सियल बॉन्ड, तो ए बैक से BACK ए उठा लो वहाँ से, तो ए मतलब क्या, एक्सियल, कि एक्सियल बॉन्ड लंबे हो जाएंगे और इक्वेटोरियल बॉन्ड छोटे हो जाएंगे. और अगर मेरे क्या है पाई बैक बॉन्डिंग नहीं हो रहा है, इंटरेक्शन स्ट्रॉन्ग नहीं है, तो उल्टा हो जाएगा, बस इक्वेटोरियल बॉन्ड लंबे हो जाएंगे और एक्सियल बॉन्ड मेरे छोटे हो जाएंगे. जैसे आपके पास ये है FeCO5 का कॉम्प्लेक्स साइड में बना हुआ है FeCO5. ठीक है, तो यहाँ पे इक्वेटोरियल बॉन्ड लंबे हैं. अब इसमें आप देखें तो मेटल लिगेंड एक्सियल लेंथ है और इक्वेटोरियल लेंथ है, दोनों है मेरे पास. तो FeCO5 में एक्सियल कितना है 181 और इक्वेटोरियल कितना है 183. अगर इक्वेटोरियल लंबा कब हो सकता है, जब पाई बैक बॉन्डिंग नहीं हो रही. ठीक है, क्योंकि अगर होएगी पाई बैक बॉन्डिंग, अगर पाई बैक बॉन्डिंग हो रहा है तो एक्सियल बॉन्ड लंबे होंगे. तो यानी कि यहाँ पे पाई बैक बॉन्डिंग नहीं हो रहा, यहाँ पाई बैक बॉन्डिंग नहीं है, तो इक्वेटोरियल बॉन्ड मेरा लंबा हो गया. लेकिन अगर MnCO5 नेगेटिव बनाऊँ, नेगेटिव चार्ज का मतलब क्या है कि मेटल पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ गई है. ये पाई बैक बॉन्डिंग आप पढ़ेंगे ऑर्गेनोमेटेली में, जो कोऑर्डिनेशन को कंप्लीट करने के बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा. बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और बहुत ज़्यादा इजी क्वेश्चन इस सेक्शन से उठाए जाते हैं. तो MnCO5 नेगेटिव है, नेगेटिव मतलब मेटल पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ गई. और अगर मेटल पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ गई तो अब मेटल क्या करेगा, इतने नेगेटिव चार्ज को बियर नहीं कर सकता, तो वो अपने चार्ज को न्यूट्रलाइज करेगा. न्यूट्रलाइज कैसे कर सकता है कि उसके पास पाई एसिड लिगेंड है, जिसके पास क्या है, एंटी बॉन्डिंग पाई स्टार ऑर्बिटल खाली पड़ा हुआ है. तो वो क्या करेगी, अपनी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को उसके एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में डालेगा, जिससे वहाँ पे क्या हो जाएगा, पाई बैक बॉन्डिंग, यानी कि डबल बॉन्ड का जनरेशन होगा. अगर वहाँ पे पाई बैक बॉन्डिंग हो जाएगी तो हमें पता है जहाँ पे भी बैक बॉन्डिंग होगी BACK, ए मतलब मेरे एक्सियल बॉन्ड लंबे हो जाएंगे और इक्वेटोरियल बॉन्ड छोटे हो जाएंगे. तो इस केस में आप एक्सियल देखें 182 और इक्वेटोरियल हो गया आपका 180.
क्लियर हुआ? चलिए, बैक बॉन्डिंग है BAC के A, बैक बॉन्डिंग हो गई तो एक्सियल बॉन्ड लंबा होगा, बैक बॉन्डिंग नहीं हो रही तो इक्विटोरियल होगा। बैक बॉन्डिंग का किस केस में होगी? जब मेटल पे नेगेटिव चार्ज ज़्यादा होगा, कॉम्प्लेक्स पे नेगेटिव चार्ज जितना ज़्यादा होगा उस केस में बैक बॉन्डिंग होगी। अगर कॉम्प्लेक्स पे नेगेटिव चार्ज नहीं है तो वहाँ पे बैक बॉन्डिंग के चांसेस नील हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हमारे पास ट्रायगोनल बाइपिरामिडल और स्क्वायर पिरामिडल। तो जैसे कॉम्प्लेक्स है CuCl5, ये एग्जांपल्स है कि किस किस केस में होता है। तो CuCl5 लार्ज लिगेंड है, स्टीरिक स्टेबलाइजेशन है, ट्रायगोनल बाइपिरामिडल होगा। FeCO5 अभी हमने पढ़ा, ट्रायगोनल बाइपिरामिडल ज्योमेट्री है। MnCO5 नेगेटिव अगेन क्या है? ट्रायगोनल बाइपिरामिडल है, जहाँ पे बैक बॉन्डिंग पड़ी तो इस केस में क्या हो जाएगा? एक्सियल बड़ा है, इक्विटोरियल छोटे हैं। और FeCO5 में इक्विटोरियल बड़े हैं, एक्सियल छोटे हैं। स्क्वायर पिरामिडल में एग्जाम्पल ले सकते हैं, NiCN5 3 नेगेटिव है, InCl5 2 नेगेटिव है, SbBH5 2 नेगेटिव है। ठीक है, In और Sb तो ये है मेरे नॉन ट्रांजिशन के, और निकल मेरा 3D सीरीज का हो गया। ठीक है, चलिए मूविंग टू द नेक्स्ट वन, दैट इज कोऑर्डिनेशन नंबर 6। सो कोऑर्डिनेशन नंबर 6 को आप अगर उल्टा देखें तो वो P जैसा लगता है, तो इसको पोर्ट से याद रखो कि 6 है। अगर मैं इसको उल्टा देखूँ तो वो P जैसा लग रहा है। P फॉर पोर्ट, POT। पोर्ट क्यों कह रही हूँ? क्योंकि यहाँ पे 3 ज्योमेट्री बनने के चांसेस हैं। पहला है P से प्लेनर हेक्सागन, O स्टैंड फॉर ऑक्टाहेड्रल एंड T स्टैंड फॉर ट्रायगोनल प्रिज्म। ये ट्रायगोनल प्रिज्मेटिक क्या है? कोऑर्डिनेशन नंबर 6 को उल्टा करो, पोर्ट, P बन रहा है P फॉर पोर्ट, P फॉर प्लेनर हेक्सागन, O स्टैंड फॉर ऑक्टाहेड्रल एंड T स्टैंड फॉर ट्रायगोनल प्रिज्मेटिक। जैसे डायग्राम में हम बनाया हुआ है, यहाँ पे ट्रायगोनल प्रिज्मेटिक स्ट्रक्चर इस तरह से बनेगी। प्लेनर हेक्सागन यूजुअली बहुत रेयर है, अभी तक इस तरह के कोई कॉम्प्लेक्स नहीं बने हैं। ऑक्टाहेड्रल बहुत ज़्यादा कॉमन है, आपको जनरली मिल ही जाता है। और ट्रायगोनल प्रिज्मेटिक ये भी थोड़ा रेयर है, बट ऐसा नहीं है मिलता नहीं है, मिलता है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले अब आपका ऑक्टाहेड्रल और क्या? ट्रायगोनल प्रिज्मेटिक। तो ऑक्टाहेड्रल अगेन स्टीरिक स्टेबलाइजेशन होगा, ओल्ड डी कन्फिग्रेशन। ट्रायगोनल प्रिज्मेटिक में आपका अब की बार उल्टा केस हो गया है कि जब हम कोऑर्डिनेशन नंबर 4 और 5 में हमने पढ़ा D0 D5 D10, ये जो कॉन्फ़िगरेशन थी ये मेरे किस में जा रहे थे? नॉर्मल स्ट्रक्चर में जा रहे थे, TBP और टेट्राहेड्रल में। लेकिन अब की बार क्या होगा कि D0 D5 और D10 ये मेरे किस में जाएंगे? ट्रायगोनल प्रिज्मेटिक स्ट्रक्चर में जाएंगे। देखिए ऑक्टाहेड्रल में क्या होगा आपके पास, O से याद रखो, O क्या होता है? बड़ा होता है। तो यहाँ पे बाइट एंगल बड़े बनेंगे, यानी कि लार्ज बाइट एंगल। जैसे बाइट एंगल आप यहाँ पे डायग्राम में देखते हैं, AC का स्ट्रक्चर बनाया हुआ है। तो यहाँ पे रिपल्शन की वजह से लोन पेयर रिपल्शन, ऑक्सीजन के पास लोन पेयर हैं, तो रिपल्शन की वजह से बाइट एंगल बड़ा हो जाएगा। जहाँ पे बाइट एंगल बड़ा हो जाएगा O बन जाएगा, O मतलब ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री मेरी बनेगी। ट्रायगोनल प्रिज्मेटिक इसके अपोजिट काम करेगा, जहाँ पे बाइट एंगल क्या बनेगा? कम बनेगा। और अगर बाइट एंगल आपका कम बन रहा है तो उस केस में आपका ट्रायगोनल प्रिज्मेटिक स्ट्रक्चर यहाँ पे बनेगी। जैसे आपके पास कॉम्प्लेक्स है CeNO3 का थ्राइस, तो यहाँ पे सीरियम क्या है? 4D से बिलोंग करता है। 4D से बिलोंग करेगा तो NO3 नाइट्रेट बाइट एंगल लिगेंड का काम करेगा, कोऑर्डिनेशन नंबर 6 हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या है? नाइट्रेट है, बाइडेंडल लिगेंड का काम कर रहा है, कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है। तो इस केस में जो मेरा बाइट एंगल है वो क्या है? स्मॉल है, बल्कि लार्ज लिगेंड जो होगा वहाँ पे बाइट एंगल कम बनेगा। ठीक है, क्योंकि वहाँ रिपल्शन के चांसेस कम है। अगर छोटा लिगेंड है तो वहाँ पे क्या हो जाएगी? रिपल्शन ज़्यादा होगी और बाइट एंगल बड़ा हो जाएगा। बाइट एंगल बड़ा मतलब O बन जाएगा, O मतलब ऑक्टाहेड्रल। तो यहाँ पे क्या होगा? लार्ज लिगेंड है, बाइडेंडल लिगेंड है, तो बाइट एंगल स्मॉल बनेगा। बाइट एंगल स्मॉल बन गया, इसका मतलब कौन सी स्ट्रक्चर में जाएगा? ट्रायगोनल प्रिज्मेटिक ज्योमेट्री में जाएगा। ठीक है, बल्कि लिगेंड आप याद रखो, बल्कि लिगेंड में हमेशा बाइट एंगल स्मॉल बनता है, और जहाँ पे भी बाइट एंगल स्मॉल बनेगा ट्रायगोनल प्रिज्मेटिक स्ट्रक्चर बनेगी। और इस केस में क्या होता है कि अगर लिगेंड मेरा स्मॉल साइज का है तो बाइट एंगल बड़ा बनता है। उल्टा है ये, लिगेंड बड़ा बाइट एंगल छोटा, लिगेंड छोटा बाइट एंगल बड़ा, बड़ा मतलब O मतलब ऑक्टाहेड्रल। ठीक है, और ट्रायगोनल प्रिज्मेटिक स्ट्रक्चर कैसा होगा? इलेक्ट्रॉनिक स्टेबलाइजेशन मतलब कि यहाँ पे आपका क्या होगा कि ये ऑक्टाहेड्रल के ऑपोजिट वाली ज्योमेट्री यहाँ पे आपकी बनेगी। सो ऑल द कॉन्फ़िगरेशन एक्सेप्ट D0 D5 D10 हैविंग 0 CFSC ऑल कॉम्प्लेक्स विद कोऑर्डिनेशन नंबर 6 कि D0 D5 D10 को छोड़ के जहाँ पे 0 CFSC हो, आपके कॉम्प्लेक्स अगर आपका कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है तो वो ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री को प्रेफर करेगा।
सेकेंड है D1 to D6 हाई स्पिन है, ऑन मूविंग फ्रॉम octahedral to trigonal prismatic no more CFSC loss। तो एग्जाम्पल देख सकते हैं आप, TiF62 नेगेटिव टाइटेनियम 4 में है, D0 है, लिगेंड कैसा है आपका F नेगेटिव। किस तरह का लिगेंड हो जाएगा F नेगेटिव। यहाँ पे क्या बनेगा, बाइट एंगल बड़ा बनेगा। बाइट एंगल बड़ा कब होगा, जब लिगेंड आपका स्मॉल होगा, तो स्मॉल लिगेंड होंगे, रिपल्शंस होंगे, वहाँ पे बाइट एंगल बड़ा हो जाएगा। बाइट एंगल बड़ा होते ही यहाँ पे क्या हो जाएगी, आपकी ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री बन जाएगी। और तो ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री के और एग्जाम्पल है आपके पास टाइटेनियम का, वेनेडियम का, क्रोमियम का, Mn का, Fe का। देखिए एक चीज़ आपने नोटिस की होगी यहाँ पे, जहाँ पे जो 3D के मेटल्स हम यूज़ कर रहे हैं, 3D की जो मेटल आयंस हम यूज़ कर रहे हैं, वो आपके नॉर्मल स्ट्रक्चर्स को ही फॉलो कर रहे हैं जो हम चाइल्डहुड से पढ़ते आ रहे हैं। जैसे 3D के जितने भी स्ट्रक्चर्स हैं, अब यहाँ पे आप एग्जांपल दे सकते हैं, सारे के सारे मेटल आयन आपके 3D की हैं, तो वो यूजुअली ऑक्टाहेड्रल को ही फॉलो कर रहे हैं। लेकिन अगर आप इस कॉम्प्लेक्स को देखिए, ZrMe62 नेगेटिव, तो जिरकोनियम है मेरा, 3D मेटल का नहीं है। Me क्या है, बल्कि लिगेंड। बाइट एंगल क्या हो जाएगा, स्मॉल। बाइट एंगल छोटा होते ही क्या बनेगी, स्क्वायर ट्रायगोनल प्रिज्मेटिक स्ट्रक्चर। तो ट्रायगोनल प्रिज्मेटिक स्ट्रक्चर यहाँ पे बन गया, ट्रायगोनल प्रिज्मेटिक है। सो ऑल मेटल ऑफ 3D सीरीज जो होंगे मेरे, सेंट्रल मेटल अगर है तो वो नॉर्मल ऑक्टाहेड्रल स्ट्रक्चर को फॉलो करेगा। ठीक है, इंपॉर्टेंट चीज़ है ये, और ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा भी जाता है ZrMe62 नेगेटिव कि ये किस तरह के स्ट्रक्चर, किस तरह की ज्योमेट्री होगी, तो इसकी ज्योमेट्री हो जाएगी ट्रायगोनल प्रिज्मेटिक। ठीक है, चलिए उसके बाद हमारे पास है देयर आर स्मॉल ग्रुप ऑफ D0 D1 मेटल कॉम्प्लेक्स इन विच द कॉम्प्लेक्स इज ट्रायगोनल प्रिज्म और डिस्टॉर्टेड ट्रायगोनल प्रिज्मेटिक। तो ट्रायगोनल प्रिज्मेटिक का भी एग्जांपल पड़ा, ZrMe63 नेगेटिव, इलेक्ट्रॉन रिच है, बल्कि लिगेंड है, बड़ा लिगेंड, स्मॉल बाइट एंगल। TiMe6 अगेन ये भी 3D का नहीं है, तो कैसे स्ट्रक्चर बनेंगे, ट्रायगोनल प्रिज्मेटिक। W अगेन 3D से बिलोंग नहीं करता, तो कैसे होगी, ट्रायगोनल प्रिज्मेटिक। MoMe6 अगेन मोलिब्डेनम, ये भी 3D का नहीं है, तो कैसे स्ट्रक्चर बनेगी, ट्रायगोनल प्रिज्मेटिक स्ट्रक्चर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं आपके पास CeNO3 नेगेटिव, कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है, स्मॉल बाइट एंगल बनेगा। स्मॉल बाइट एंगल मतलब क्या हो जाएगा, छोटा बन रहा है, तो ट्रायगोनल प्रिज्मेटिक स्ट्रक्चर। सल्फर अगर लिगेटिंग साइट में है, देखिए सल्फर का साइज ऑलरेडी बड़ा है, बड़ा लिगेंड मतलब स्मॉल बाइट एंगल, स्मॉल बाइट एंगल मतलब ट्रायगोनल प्रिज्मेटिक। तो किसी भी लिगेंड में अगर आपका सल्फर लिगेटिंग साइट पर जुड़ा हुआ है, तो आंख बंद करके वहाँ पे आप लगा देना कि इसमें ट्रायगोनल प्रिज्मेटिक स्ट्रक्चर ही बनेगा। लेकिन अगर 6 लिगेंड है, तो ऐसा नहीं है कि कितने भी लिगेंड हो और आप ट्रायगोनल प्रिज्मेटिक ही लगा रहे हैं। ठीक है, ये किस केस में होगा, जब आपका 6 लिगेंड लगे होंगे, सल्फर आपका लिगेटिंग साइट पे प्रेजेंट है, तो उस केस में आपका क्या हो जाएगा, बाइट एंगल स्मॉल बन जाएगा और आपकी ट्रायगोनल प्रिज्मेटिक स्ट्रक्चर बनेगी। दूसरे एग्जाम्पल, जैसे सल्फर से एग्जाम्पल ले लिया यहाँ पे, ReS2C2H2 का थ्राइस। तो सल्फर लिगेटिंग साइड पे है, कैसे बने स्ट्रक्चर बनेगा, थ्राइस मतलब ये बाइडेनल लिगेंड का काम करेगा, तो 3 2 6, तो ट्रायगोनल प्रिज्मेटिक यहाँ पे स्ट्रक्चर बन जाएगा आपका। ऑक्टाहेड्रल में आपके पास जो होगा, अब यहाँ पे स्क्वायर एंटी प्रिज्मेटिक कोऑर्डिनेशन नंबर 8 में आएगा, तो ये चीज़ हम वहाँ पढ़ेंगे कि वे क्या होता है ये। कोऑर्डिनेशन नंबर 7 की बात करते हैं। कोऑर्डिनेशन नंबर 7 थोड़ा रेयर है, रेयर कंपाउंड्स बनते हैं कोऑर्डिनेशन 7 के, बिकॉज इंक्रीज लिगेंड रिपल्शन। काफ़ी ज़्यादा लिगेंड जब हो जाते हैं तो वहाँ पे लिगेंड रिपल्शन हो जाएगा, वीक बॉन्ड होगा, एंड देयर इज लॉस ऑफ CFSC पैटर्न। सो देयर आर ओनली अ फ्यू कंपाउंड्स विद कोऑर्डिनेशन नंबर 7, बट ऐसा नहीं है कि मिलेगा नहीं, एग्जाम में पूछा जाता है। जैसे आपके पास कॉम्प्लेक्स है VCN74 नेगेटिव, VCN74 नेगेटिव, तो V 3D का है, तो नॉर्मल में जाएगा, जो हम चाइल्डहुड से पढ़ते हैं, दैट इज पेंटागनल बाई पिरामिडल। ठीक है, NB 3D का नहीं है, तो यहाँ पे नॉर्मल स्ट्रक्चर नहीं बनेगी। तो NBF72 नेगेटिव है, तो यहाँ पे 4D का है नायोबियम, तो स्ट्रक्चर बनेगा मोनोकैप्ड ट्रायगोनल प्रिज्मेटिक। ट्रायगोनल प्रिज्मेटिक तो 6 में था ही, अब एक लिगेंड एक्स्ट्रा ऐड हो गया, तो वो कहाँ पे जाएगा, मोनोकैप्ड में, तो मोनोकैप्ड ट्रायगोनल प्रिज्मेटिक। और अगर मैं O वहाँ पे ऐड कर रही हूँ, NBOF62 नेगेटिव, तो 6 लिगेंड, देखिए जहाँ पे भी लोन पेयर ऐड हो जाए, या मेरा बाकी लिगेंड से डिफरेंट लिगेंड आ जाए, कि बाकी लिगेंड सेम है, एक लिगेंड डिफरेंट आ जाए, तो वहाँ पे ज्योमेट्री क्या हो जाती है, ज्योमेट्री मेरी सिमेट्रिकल न रह के डिस्टॉर्टेड ज्योमेट्री हो जाती है। तो NBOF62 नेगेटिव जैसे ही
ऑक्सीजन आया आपका ज्योमेट्री डिस्टॉर्टेड हो जाएगा, ये आपका चला जाएगा डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल में। तो नायोबियम में हमने शेप पढ़ा पेंटागनल बाइपिरामिडल, वो हमारे 3D मेटल के लिए था। फिर हमने लिया NbF72 नेगेटिव, जहाँ पे आपका ट्रायगोनल प्रिज्मेटिक ऑलरेडी था, एक लिगेंड ऐड हुआ तो उसके लिए हमने लगाया क्या, मोनोकैप्ड ट्रायगोनल प्रिज्मेटिक। उसके बाद था NbO, तो NbO यानी कि यहाँ पे एक जो लिगेंड है वो बाकी लिगेंड से बिल्कुल डिफरेंट है, तो ज्योमेट्री डिस्टॉर्ट हो जाएगी, तो ज्योमेट्री हो जाएगी आपकी डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल। और ये क्वेश्चन पूछा गया है एग्जाम में, DPP में हम डिस्कस करेंगे। कोऑर्डिनेशन नंबर 8 क्या होगा आपका, कोऑर्डिनेशन नंबर 8 में भी आपके 3 स्ट्रक्चर बनते हैं, ठीक है। स्ट्रक्चर बनेगा क्यूबिक, स्क्वायर एंटीप्रिज्मेटिक एंड डोडेकाहेड्रन, ठीक है। ये इसके आगे लिखा हुआ है DPP का उल्टा, ऑक्टाहेड्रल का उल्टा, ये याद करने के लिए लिखा हुआ है। अभी हम वहाँ नहीं पहुँचे हैं जहाँ पे आप इनको याद करना है। होता क्या कि आपने ऑर्डर याद करना है, जैसे हमने अभी पढ़ा था कि ट्रायगोनल बाइपिरामिडल में पढ़ा, ट्रायगोनल बाइपिरामिडल के अंदर क्या होगा, DPP में DZ² सबसे ऊपर आता है, उसके बाद DX² - Y², आफ्टर दैट DXY, और सबसे नीचे आता है XZ YZ। तो इस तरह से आपने ऑर्डर अरेंज करने होते हैं, जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन पेपर में पूछे जाते हैं। सो क्यूबिक में कोऑर्डिनेशन नंबर 8 में आपके पास स्ट्रक्चर्स बनेगा क्यूबिक, क्यूबिक के बाद बनेगा आपके पास स्क्वायर एंटीप्रिज्मेटिक, और थर्ड बनेगा आपके पास डोडेकाहेड्रन। क्यूबिक स्ट्रक्चर में आपके पास कौन कौन से ऑर्बिटल यूज़ होते हैं, याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है और पेपर में पूछा हुआ है। तो क्यूबिक में क्या होता है, यूजुअली लिगेंड रिपल्शन बहुत ज़्यादा हो जाती है, तो यहाँ पे क्यूबिक में यूज़ होता है N-1D, S और P के 3 ऑर्बिटल हो गए, S का 1 हो गया, 3 और 1 4, और N-D के कितने हो गए 5, तो 5 और 4 टोटल कितने ऑर्बिटल हो गए मेरे पास 9 ऑर्बिटल। सो अवेलेबिलिटी अब कौन कौन से अवेलेबल हैं, तो S का तो एक ही ऑर्बिटल है, तो S अवेलेबल है। P का कौन सा होगा, PX PY PZ। अब हमने देखना है कि D जो हम बोल रहे हैं, D का कौन सा ऑर्बिटल यूज़ होगा, D के होंगे हमारे पास DXY YZ और ZX। जो मेरे DX² और DX² - Y² DZ² होता है, वो बॉन्डिंग के लिए अवेलेबल नहीं होते। क्यों नहीं होते, उसका रीज़न अभी पढ़ेंगे। तो अगर वो बॉन्डिंग के लिए अवेलेबल नहीं है, तो F का जो है FXYZ वो बॉन्डिंग के लिए अवेलेबल होता है, और FXYZ क्यूबिक में पार्टिसिपेशन करता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि क्यूबिक के लिए D के कौन से ऑर्बिटल यूज़ होते हैं, और F का कौन सा ऑर्बिटल पार्टिसिपेशन करता है, और D के कौन से 2 ऑर्बिटल हैं जो पार्टिसिपेशन नहीं करते और क्यों नहीं करते। तो टोटल 9 ऑर्बिटल हैं, कौन कौन से, DSP, P का 3, S का 1, D के 5, टोटल 9 ऑर्बिटल हो गए। P के तीनों पार्टिसिपेशन करके, S का 1 है तो पार्टिसिपेशन करेगा, D का पार्टिसिपेशन कौन सा करेगा, D XY YZ ZX, और F का पार्टिसिपेशन करेगा FXY एंड Z। नाउ कंसिडर 9 ऑर्बिटल हो गया हमारे पास, 5 + 1 + 3 दैट इज 9 ऑर्बिटल। वी कैन हैव मैक्सिमम 7 ऑर्बिटल फॉर बॉन्डिंग इंटरेक्शन फॉर क्यूबिक ज्योमेट्री। तो 3 और 3 6 और एक साथ के हमारे पास क्या है, यूजुअली 7 ऑर्बिटल हैं फॉर बॉन्डिंग इंटरेक्शन फॉर क्यूबिक ज्योमेट्री, बिकॉज N-1 DZ² and N-1 DX² - Y² आर अनअवेलेबल फॉर दिस पर्पस। तो 9 में से 2 चले गए जो बॉन्डिंग में पार्टिसिपेशन नहीं करेंगे। तो अब मेरे पास कितने ऑर्बिटल रहेंगे जो बॉन्डिंग में इंटरेक्शन करेंगे, दैट आर 7 ऑर्बिटल। So for this purpose, because these 2 orbitals are projected towards the face of the cube and the ligands are approaching along the corner of the cube, क्या रीज़न बताया, DZ² और DX² - Y² ये कहाँ से अप्रोच करेंगे, प्रोजेक्टिंग टुवार्ड द फेस ऑफ द क्यूब, ये क्यूब के फेस से, डायरेक्ट फेस से अप्रोच करेगा, बट जो लिगेंड है आपका वो कॉर्नर से अप्रोच कर रहा है। तो आपका DZ² DX² - Y² वो फेस की तरफ है, लिगेंड आपका कॉर्नर की तरफ से आ रहा है, तो बॉन्डिंग कैसे होगी, बॉन्डिंग पॉसिबल ही नहीं है यहाँ पे। सो दैट इज़ वाई जो आपका DZ² है एंड DX² - Y² है वो क्यूबिक में बॉन्डिंग में पार्टिसिपेशन नहीं करता। उसके लिए हमें FXYZ को लेके आना पड़ता है, जो आपका क्या करेगा, कॉर्नर से अप्रोच करेगा जहाँ से आपका लिगेंड आ रहा है, और उसकी हेल्प से आपका जो इंटरेक्शंस है, जो बॉन्डिंग है वो होते हैं। सो एक बार दोबारा ये लाइन पढ़ते हैं, DZ² and DX² - Y² are unavailable for this purpose because these 2 orbitals are projecting towards the face of the cube and the ligands are approaching along the
corner of the cube. However, for f block element, there exists n minus 2f orbital. They remove the orbital restriction, orbital overlap, but ligand repulsion is still there. कि क्या होगा कि जो f का ऑर्बिटल है एफ एक्स वाई जेड, वो क्या करेगा, ऑर्बिटल रिस्ट्रिक्शंस को ओवरकम करेगा. कि ऐसा नहीं है कि अगर d चाहिए तो f वाला पार्टिसिपेशन नहीं करेगा, वो अपने जो रिस्ट्रिक्शंस लगी हुई हैं उन रिस्ट्रिक्शंस को रिमूव करेगा और बॉन्डिंग में पार्टिसिपेशन करेगा. बॉन्डिंग में पार्टिसिपेशन ज़रूर करेगा, बट स्टिल क्या हो जाता है, क्यूबिक ज्योमेट्रिक में लिगेंड रिपल्शन फिर भी रह जाते हैं वहाँ पे. ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास क्यूबिक के लिए हो गया कौन कौन से हैं, डी एस पी, डी का डी जेड स्क्वायर और डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर पार्टिसिपेशन नहीं करते क्योंकि ये डायरेक्ट फेस से अप्रोच करते हैं. लिगेंड आपका कॉर्नर से आ रहा होता है तो हमें एफ एक्स वाई जेड की हेल्प लेनी पड़ती है. ठीक है, चलिए उसके बाद हमारे पास है ऑर्डर. अगर हम अरेंज करें एनर्जी का, अनस्टेबिलिटी का, तो सबसे ज़्यादा अनस्टेबल होगा क्यूबिक, उसके बाद आएगा डोडेकाहेड्रन, और स्टेबिलिटी की तरफ जो मूव करेगा दैट इज़ हमारा स्क्वायर एंटी प्रिज्मेटिक. ठीक है, स्क्वायर एंटी प्रिज्मेटिक. चलिए अब देखते हैं हमारे पास डोडेकाहेड्रन में क्या होगा, स्मॉल बाइट एंगल, तो वो भी थोड़ा फेवर करेगा ज्योमेट्री को, और सबसे फेवरेबल हमारे पास होगी स्क्वायर एंटी प्रिज्मेटिक. चलिए डिस्कस करते हैं. कंसीडरिंग हमारे पास ये हो गया हमारा. तो नेक्स्ट हमारे पास आता है कि D0 से D2 इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन फेवर द कॉम्प्लेक्स. तो यहाँ पे हमारे पास है कोऑर्डिनेशन नंबर 8. जैसे कोऑर्डिनेशन नंबर 8 में अब हमने दो ज्योमेट्री पढ़नी है, स्क्वायर एंटी प्रिज्मेटिक, सैप और डोडेकाहेड्रन. सो जहाँ पे भी आपका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन D0, D1 और D2 होगा वो हमारे किस में जाएंगे, कोऑर्डिनेशन नंबर 8 के थ्रू जाएगा. वो जहाँ पे आपके ज्योमेट्री स्क्वायर एंटी प्रिज्मेटिक हो सकती है और आपका डोडेकाहेड्रन हो सकता है. तो जैसे जिरकोनियम +4 हो गया, यहाँ पे D0 है, तो जहाँ पे भी D0, D1, D2, 0, 1, 2 होगा वो कोऑर्डिनेशन नंबर 8 के थ्रू जाएंगे आपके. अगर आपके पास है हाईएस्ट कोऑर्डिनेशन नंबर कब हो सकता है, जब मेटल का साइज स्मॉल हो, मेटल का साइज़ बड़ा हो, लिगेंड का साइज स्मॉल हो, मेटल पे चार्ज ज़्यादा हो. ठीक है, लिगेंड रिपल्शन कम हो, लिगेटिंग साइट मेरी नेगेटिव हो, मेटल के ऊपर ऑक्सीडेशन स्टेट ज़्यादा हो, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी बहुत ज़्यादा हो. ठीक है, तो उस केस में चिलेटिंग लिगेंड जहाँ पे बाइट एंगल कम बनेगा, याद रखना है, जहाँ पे बाइट एंगल कम बनेगा वहाँ पे ज्योमेट्री कौन सी फेवर होगी, डोडेकाहेड्रन. देखिए हमने कोऑर्डिनेशन नंबर 6 में बाइट एंगल को डिस्कस किया था, जहाँ पे क्या था कि बाइट एंगल अगर बड़ा है, बड़ा मतलब ओ मतलब ऑक्टाहेड्रल, बाइट एंगल अगर छोटा है तो छोटा था कौन सा था, ट्रायंगल प्रिज्मेटिक. यहाँ पे क्या है, स्क्वायर एंटी प्रिज्मेटिक, एंटी मतलब अब उसके अपोजिट हो गया ये ट्रायंगल प्रिज्मेटिक के. अब वहाँ पे क्या था ट्रायंगल प्रिज्मेटिक के लिए कि बाइट एंगल स्मॉल था, और यहाँ पे स्क्वायर एंटी प्रिज्मेटिक, एंटी यानी कि अपोजिट, यानी कि अब इस केस में क्या हो जाएगा, बाइट एंगल बड़ा, और बाइट एंगल छोटा कहाँ पे काम करेगा, आपका डोडेकाहेड्रन में. चीज़ों को रिलेट कीजिए, उस तरह से चीज़ें दिमाग में इजीली क्लियर हो जाएंगी, बैठ जाएंगी. मेरी आवाज़ आज थोड़ी धीमी आ रही है तो आप हेडफोन लगा के सुन सकते हैं. ठीक है, तो इस केस में क्या होगा कि ट्रायंगल प्रिज्मेटिक में बाइट एंगल स्मॉल था, जैसे ही स्क्वायर एंटी प्रिज्मेटिक, एंटी वर्ड आपका लगा, उस केस में क्या हो जाएगा, बाइट एंगल आपका लार्ज हो जाएगा. तो स्मॉल बाइट एंगल डोडेकाहेड्रन को प्रेफर करेंगे. स्मॉल बाइट एंगल कहाँ होगा, जहाँ पे लिगेंड बड़ा होगा. तो जैसे ZrOX4 ऑक्सालेट है, तो इस केस में क्या है, ऑक्सालेट बड़ा लिगेंड है तो रिपल्शन कम करेगी, रिपल्शन ज़्यादा हो जाएगी, तो उस केस में क्या हो जाएगा, मेरा बाइट एंगल छोटा हो जाएगा, और बाइट एंगल छोटा होते ही वो क्या करेगा, डोडेकाहेड्रन ज्योमेट्री को फेवर करेगा. यहाँ पे जिरकोनियम +4 ऑक्सीडेशन स्टेट में है क्योंकि -2 चार्ज है और 2 इलेक्ट्रॉन लेगा, तो x -4 -2 हो जाएगा, x +8 -2 क्या हो जाएगा, -2 के इक्वल हो जाएगा. तो यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट को निकाल के दिखाया हुआ है. अगेन जिरकोनियम AC है, वो आपने पढ़ा ही था, AC में लार्ज बाइट एंगल बनेगा, तो क्या हो जाएगा, स्क्वायर एंटी प्रिज्मेटिक बनेगी. TaF8 है, तो इसमें भी क्या है, लार्ज F में भी क्या बनते हैं, लार्ज बाइट एंगल मतलब अगेन क्या बनेगा, स्क्वायर एंटी प्रिज्मेटिक बनेगा. MoCn84 नेगेटिव है, इस केस में क्या हो जाएगा, डोडेकाहेड्रन, क्योंकि यहाँ पे बाइट एंगल कम बनेगा. MnO43 नेगेटिव, इस केस में भी क्या होता है, स्मॉल बाइट एंगल बनेगा. स्मॉल बाइट एंगल मतलब क्या है, डोडेकाहेड्रन. तो स्मॉल चिलेटिंग लिगेंड है तो बाइट एंगल स्मॉल बनेगा, बाइट एंगल स्मॉल मतलब डोडेकाहेड्रन. देखिए बाइट एंगल लार्ज हमने AC में पढ़ा, F में पढ़ा. ठीक है, जहाँ पे हमारे लिगेंड जो है वो क्या है, स्मॉल है. लिगेंड का साइज अगर छोटा होगा तो रिपल्शन कम होगी उस केस में, या 0 के बराबर रिपल्शन हो जाएगी. तो अगर रिपल्शन बहुत ज़्यादा कम है तो क्या हो जाएगा, बाइट एंगल भी क्या हो जाएगा वहाँ पे,
बाइट एंगल कैसे बन जाएंगे, बाइट एंगल आपका लार्ज हो जाएगा, ठीक है। और अगर बाइट एंगल स्मॉल है तो वो डोडेकाहेड्रन को फॉलो करेगा। लार्ज बाइट एंगल जो है वो आपका स्क्वायर एंटाई प्रिज्मेटिक को फॉलो करेगा। और कोऑर्डिनेशन नंबर 6 में क्या था कि बाइट एंगल बड़ा है तो ऑक्टाहेड्रल ओ बन जाएगा, और बाइट एंगल अगर छोटा है तो वो आपका कहाँ पे जाएगा, ट्रायगनल प्रिज्मेटिक में जाएगा। नेक्स्ट कोऑर्डिनेशन नंबर 9 जो है, हायर कोऑर्डिनेशन नंबर है 9, 10, 12 आर जनरली शोन बाय एफ ब्लॉक एलिमेंट्स, क्योंकि वहाँ पे आयनिक इंटरेक्शंस होंगे। आयनिक इंटरेक्शंस क्या होते हैं, नॉन डायरेक्शनल, लिगेंड कहीं से भी आएगा, मेटल के सरफेस पे चिपक जाएगा और कोऑर्डिनेशन नंबर मेरा बड़ा हो जाएगा। तो 9 है तो इसको 3 × 3 याद कर सकते हैं, 3 या 9। तो ट्राई कैप ट्राइगोनल प्रिज्म कैसे याद किया, 3 × 3, 3 3 से 9, यानी कि ट्राई कैप्ड ट्राइगोनल और प्लेनर। तो ये इस तरह से बनेगा, 3 कैप 3 गोले, इस तरह से भी लिखा हुआ मैंने, आप अपनी तरफ से भी बना सकते हैं, कोई याद करने के लिए। मेरे लिए सिंपल था 3 × 3 9 ट्राई कैप ट्राइगोनल प्लेनर। तो इसमें एग्जाम्पल है ReH9 2 नेगेटिव, टेक्टिनियम है TCH9 2 नेगेटिव। ReH9 का केस तो बहुत बार पूछा भी जाता है, ठीक है। तो ये हो गया मेरा कोऑर्डिनेशन नंबर 9। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा कॉम्प्लेक्स ऑफ लेंथेनाइड एंड ट्रांजिशन मेटल। आज का वीडियो काफ़ी बड़ा बन गया क्योंकि सारे कोऑर्डिनेशन नंबर डिस्कस किए हैं। सो नेक्स्ट टॉपिक वी विल डिस्कस इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर, बाय, स्टे होम, स्टे सेफ, एंड इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। ऑल्सो प्रेस द बेल आइकन फॉर मोर वीडियोज एंड अपडेट्स। नेक्स्ट वीडियो में हम इस से रिलेटेड जो DPP है हमारी, जो हमारा C4U अकेडमी है दिल्ली में सहेंद्र सर की, उसकी DPP हम डिस्कस करेंगे। उसके बाद बाकी अकेडमीज़ की DPP डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू वेरी मच।